जी, अस्सलाम वालेकुम. Today our last topic of awareness, that is beta adrenergic blocking agents, beta receptor blockers. First is propranolol. Propranolol is a non-selective beta blocker. It is block both receptors beta 1 and beta 2. It's a prototype. It is the major drug of this class, and OD sustained release. It means once a day it is given in sustained release to produce its effect. एक्शंस की बात करें तो इट्स प्रोड्यूसेस नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. बिकॉज जैसे हमें पता है कि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जब उसके एगोनिस्ट काम करते हैं हार्ट रेट भी इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो मिल रहा होता है. लेकिन जब हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको जाके ब्लॉक कर देंगे, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. तो हार्ट रेट डिक्रीज की वजह से हम नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कह रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होने की वजह से नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कह रहे हैं. ठीक है. और इसके अलावा जो ब्रेडिकार्डिया वो हम इसलिए कहते हैं, जब हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया हो गया. और कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाती है. बेसिकली जो हमारे पास वॉल्यूम आउट होता है, जितना हार्ट तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जितनी पावरफुल होगी उतना ही वॉल्यूम अच्छा आउट होता है. अब उसमें ये होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, सारी बात है, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस कर जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी रिड्यूस कर जाएगा. और इसके बाद जो है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट, ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट भी रिड्यूस कर जाएगी कि हार्ट रेट भी रिड्यूस कर रहा है. और जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है, जो हार्ट को रिक्वायर है ऑक्सीजन फॉर इट्स पंपिंग, फॉर इट्स बीटिंग और ये सब चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली ऑक्सीजन कंजम्पशन भी डिक्रीज कर जाती है. अब ब्लॉकेट ऑफ बीटा ब्लॉकर, ये बीटा ब्लॉकर गलत दिखा हुआ है, ब्लॉकेट ऑफ बीटा रिसेप्टर. बीटा रिसेप्टर का जो ब्लॉकेट है बेसिकली उससे क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर गया और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया. अल्टीमेटली क्या होता है, रिफ्लेक्स पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन. हमारी बॉडी जो है हमेशा ऑपोजिट में रिफ्लेक्स शो करती है. फॉर एग्जांपल अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है किसी ड्रग से, तो हमारी बॉडी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया शो कर रही होती है. ठीक है. इस तरह से जो है ना, अगर बीपी डिक्रीज करे तो हमारी बॉडी उस वक्त रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन शो करेगी. उससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो पेरिफ्रीज में है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द पेरिफ्री. एक और वजह से भी हो सकता है, जिस तरह हमें पता है कि बीटा जो ब्लॉकर है नॉन सेलेक्टिव, वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहा है. बीटा 1 तो हार्ट में प्रेजेंट है, जो बीटा 2 है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है. और बीटा 2 का अगर एगोनिस्ट दिया जाए तो डायलेशन होती है, लेकिन जब आप ब्लॉकर दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी. लेकिन वो ज़्यादा हमारे स्मूथ मसल्स जो है वो लंग्स में होते हैं, वो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट होते हैं. उसके अलावा भी है, लेकिन जो है ना बेसिकली प्रीडोमिनेटली हम उस पे बात कर रहे होते हैं. इसलिए एस्मा के पेशेंट्स को बहुत अवॉइड किया जाता है. एस्मा के पेशेंट्स को आप कभी भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देते हो, क्योंकि जो एस्मा का पेशेंट है उसको तो बीटा एगोनिस्ट दिए जाते हैं ताकि एगोनिस्ट से उसकी डायलेशन होती है और उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जाता है. लेकिन अगर आप उसे बीटा ब्लॉकर दे रहे हो साथ, उसको एस्मा है तो वो तो एक्सेजरबेट कर जाएगा, बीटा ब्लॉकर की वजह से फर्दर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और वो पेशेंट जो है वो सफ़र करेगा. इसलिए जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको तो फर्स्टली डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि बीटा ब्लॉकर ना दें. अगर बीटा ब्लॉकर देना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर दिया जाता है, ताकि जो है उसका एस्मा, उस पर प्रॉब्लम ना हो, इशू ना बने. क्यों ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर इन द लंग्स, तो क्या करेंगे, अगर जो नॉन सेलेक्टिव हो, बीटा 2 रिसेप्टर जो लंग्स में होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं. अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि एगोनिस्ट जो है बीटा 2 वो वैसे डायलेशन करते हैं, स्मूथ मसल्स की डायलेशन करते हैं, जो इसके एंटागोनिस्ट है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करें. एंड कॉन्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सीओपीडी एंड एस्थमा. सीओपीडी और एस्थमा में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं. कंबाइन विद डाययूरेटिक टू प्रिवेंट सोडियम रिटेंशन. अब ये लिखा हुआ है कि हम लोग बाज़ का जिसको जो है ना वो डाययूरेटिक के साथ भी कंबाइन कर देते हैं ताकि सोडियम रिटेंशन जो है उसको प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, कि सोडियम रिटेंशन ना हो. और सोडियम बेसिकली वो बॉडी से जब निकलेगा तो डाययूरेसिस इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली जो है ओवरऑल ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा. हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू ब्लॉकेट ऑफ बीटा रिसेप्टर्स. बीटा रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट से हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है. अब ये कैसे होता है, ये बात याद रखिएगा. जो बीटा रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक से रिलेट करें, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स से रिलेट कर रहे होते हैं. ठीक है. अब जब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो ब्लॉक होगा तो अल्टीमेटली एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का जो रिलीज़ है वो कम होगा. और हेपेटिक ग्लूकोज जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो भी सिंपैथेटिक से रिलेट करी होती है, तो वो भी कम होगी. इस तरह से जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. बाज़ औक़ात ऐसा है कि देखें अब ग्लूकोज अपटेक हो रहा है, अब ग्लूकोज अपटेक हमारे मसल्स में हो रहा है, अब उस इंसुलिन एक हद तक काम कर रही है, वो ग्लूकोज अपटेक करा रही है. अब बॉडी को नीड है ग्लूकोज की, तो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन साथ स्टार्ट कर देता है बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए. लेकिन ये होता है कि जब बीटा ब्लॉकर्स ये होते हैं, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो इतना डोमिनेंट नहीं होता है. बेसिकली वो कैटेकोलामीन्स का रिलीज भी नहीं हो रहा, और हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है वो भी सिंपैथेटिक से रिलेट करी होती है, वो उसको स्टिमुलेट करता है हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को. ठीक है, तो वो नहीं होती, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. ब्लॉक द एक्शंस ऑफ आइसोप्रोटाइनोल. आइसोप्रोटाइनोल हमारे पास एक बीटा एगोनिस्ट है. जब सारी बात आप बीटा ब्लॉकर दोगे तो उसके एक्शंस को ब्लॉक कर देगा.
उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका ये है कि ये ग्लूकोमा में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। अब ग्लूकोमा में कैसे यूज़ होता है देखें, जो हमारे पास सिलरी एपिथेलियम होते हैं ना, सिलरी बॉडी, अब वहाँ पे ब्लड फ्लो है, प्रॉपर एक ब्लड फ्लो है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सिलरी एपिथेलियम है कि वो एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन वगैरह कराते हैं। और एक्वियस ह्यूमर जो है बेसिकली वो अगर ज़्यादा होता है तो इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है, और इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर वो अफेक्ट करते हैं ऑप्टिक नर्व को, वो डैमेज कर सकता है और ग्लूकोमा वगैरह कोस कर सकता है। ठीक है, अब होता ये है कि जब आप बीटा ब्लॉकर देते हो तो उससे क्या होता है, बीटा ब्लॉकर जो होता है हमारे पास, जैसे टीमोलॉल है वो आप टॉपिकल यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, अब जो आप बीटा ब्लॉकर देते हो तो उससे क्या होता है कि वो जो है ना वो उसको कंस्ट्रिक्शन कर देती है, क्योंकि वो डायलेशन जो है बेसिकली उसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स आता है ना जब आप ब्लॉकर देते हो, बीटा ब्लॉकर दे रहे हो। वेसल्स पहले एगोनिस्ट अगर देते हो तो डायलेट होता है, तो ठीक है, और जो एगोनिस्ट अगर काम करे, अगर आप ब्लॉकर दे रहे हो तो वो जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब कंस्ट्रिक्ट होंगे जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स सिलरी एपिथेलियम वो कम होगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा उसकी तरफ, तो उसकी वजह से जो वो एक्वियस ह्यूमर को प्रोड्यूस कर रहा था वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन जब कम होगी तो इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा तो ग्लूकोमा ट्रीट होगा। इस तरह से ये ब्लड फ्लो को कम करके टुवर्ड्स सिलरी एपिथेलियम व्हिच इज इन्वॉल्वड इन एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली इन्वॉल्वड इन इंक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर। तो इस तरह से ये करके तो ग्लूकोमा को ट्रीट करता है। और हाइपरटेंशन का हमें पता है, ऑलरेडी बात कर लिया है कि भाई कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करे, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट सब रिड्यूस करे, अल्टीमेटली जो वेजल्स के ऊपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन में जो है वो हेल्पफुल है। प्रोफाइलेक्टिकली इन मिग्रेन, ठीक है, और मिग्रेन में जो है वो प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ होता है। बेसिकली जो मिग्रेन होता है ना उसमें वेजल्स बहुत डायलेट कर जाते हैं, वेजल्स डायलेशन से फिर सीवियर हेडेक होता है। अब उसमें ये होता है कि जब ये प्रोफाइलेक्टिकली इसलिए कि वो डायलेट ही नहीं होने देगा, जब इसको दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वो वेजल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जब वेजल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, प्रोपेनोल, इंड्राल इसका ब्रांड है, जो प्रोपेनोल यूज़ हो रहा होता है मिग्रेन में ना, तो बेसिकली ये होगा कि वेजल्स को पहले ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो जब वो डायलेट ही नहीं होगी जो है वो प्रेशर ज़्यादा CSF वाला नहीं पड़ेगा और इस तरह से हेडेक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म लाइफ सेविंग बाय प्रिवेंटिंग कार्डियक अरिथमियास। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ये है क्योंकि कार्डियक अरिथमियास जो है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। सही बात है, कार्डियक अरिथमियास ये है कि बेसिकली आपके रिदम्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया ये सब, तब ये हार्ट रेट वगैरह रिड्यूस करके कार्डियक अरिथमियास को जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है। एंजाइना मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी यूज़ हो रहा होता है। एंजाइना में मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया, एंजाइना बेसिकली इज बैड पेन्स इन द चेस्ट कैविटी, और एंजाइना के केस में ये होता है कि पेशेंट को है जब सांस चढ़ रहा होता है, पेशेंट थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, उसे सांस चढ़ रहा होता है, उस केस में ये होता है कि उसकी ऑक्सीजन डिमांड और जो सप्लाई है बेसिकली जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है। तो जब ये दिए जाते हैं ऑक्सीजन कंजप्शन डिक्रीज कर जाती है और अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। एंजाइना में इससे बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, सेक्सुअल इम्पेयरमेंट है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है, इस पे भी हमने बात करी हाइपोग्लाइसीमिया पे। एब्रप्ट रिमूवल जो है अगर आप करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का तो एरिथमिया हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी बीटा ब्लॉकर्स अगर कोई भी आपकी फैमिली में भी यूज़ कर रहा है तो यू हैव टू काउंसल द पेशेंट, डोंट स्टॉप बीटा ब्लॉकर इमीडिएटली, यू हैव टू टेपर्ड ऑफ। आपको टेपरिंग रिक्वायर है, आपको टेपर्ड ऑफ करने पड़ेंगे, आपको बेसिकली टाइट्रेट करना पड़ेगा उसकी डोज को। जब आप टाइट्रेट करते हो डोज को तो उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता देखो, अगर फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर आप कॉन्स्टेंटली दे रहे हो तो उससे यह है कि वो उसके ऊपर जाके बाइंड किए और अपना इफेक्ट शो करें, मतलब वो तो ब्लॉकेट कर दिया ना रिसेप्टर को। अब आपने बीटा ब्लॉकर अचानक ही देना छोड़ दिया, अब वो रिसेप्टर्स अप रेगुलेट और उसकी एफिनिटी भर गई है टुवर्ड्स एगोनिस्ट, काफ़ी देर से उसके ऊपर एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर रहे थे, ब्लॉकेट ने जाके उन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था। फिर एगोनिस्ट जाके जब बाइंड करेंगे अचानक तो वो उनका जो इफेक्ट आएगा वो हार्ट रेट इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करना, सब कुछ, तो वो एरिथमिया की तरफ लेके जा सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी डोज जब टेपर्ड ऑफ करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो वो रिसेप्टर्स जो है ना उसकी एफिनिटी आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ उसे रिसेप्टर मिलते हैं एगोनिस्ट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो कुछ थोड़े और इंक्रीज करते हैं जब उनकी डोज जो है वो टेपरिंग होती है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीटा ब्लॉकर्स को कभी इमीडिएटली नहीं छोड़ना। और इसके अलावा ये करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा देता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL उसको कम कर देता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। टाइमोलोल और नेडोलोल की अगर बात करें तो ये भी नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के ब्लॉकर हैं। और टाइमोलोल जो है हमें पता है टॉपिकल यूज़ होता है ग्लूकोमा के अंदर, और बिटैक्सोलोल कार्टियोलोल ऑल्सो यूज इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, ये दोनों ड्रग्स भी ओपन एंगल ग्लूकोमा में जाती हैं। Esbuterol, etenolol, metoprolol, bisoprolol, bitaxolol, nebivolol, and asmolol. These are the drugs that are selective beta blockers, only block beta 1 receptor. ठीक है, इसमें से जो एस्मोलोल है वो ऐसी ड्रग है जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है। ठीक है, यूज्ड इन साइटोस्कोपी एंड इन सर्जरी। बेसिकली ये होता है कि
एस्मोलोल जो है ना वो हाफ लाइफ शॉर्ट है, इन्फ्यूजन में दे रहे होते हैं पेशेंट्स को, लेकिन ये हो कि सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट्स की हार्ट बीट फास्ट होंगी, उसको हाइपरटेंशन या कुछ भी ऐसा मतलब हार्ट बीट फास्ट वगैरह है, तो आप उसको अगर देते हो तो उसमें यह है कि सर्जरी के अंदर ये उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। ऑल ऑफ दिस यूज इन हाइपरटेंशन एंड नॉट इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, जो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं आप उस हाइपरटेंशन में तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो एस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होगा क्योंकि ये सिलेक्टिव है। ठीक है, सिलेक्टिव ये है कि सिर्फ बीटा 1 को जाके ब्लॉक करे, तो बीटा 2 के साथ कंसर्न नहीं है। बीटा 2 के साथ जब ये कंसर्न ही नहीं होगा तो ये जाके बीटा 2 को ब्लॉक ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ही करेगा ब्रोंको, तो इसलिए एस्मा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप दे सकते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स को जो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, और साइड इफेक्ट इसका ये है कॉल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। वो इसीलिए है कि जब आप कि जो ब्लड सप्लाई है जब वो इतनी प्रॉपर नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल एंड आपके हर ऑर्गन तक अच्छी तरह ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा, तो उससे ये हो सकता है कि कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो हो सकता है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि जो ब्लॉकर का। उसके अलावा पिंडोलोल एंड एस्ब्यूटोलोल है, एंटागोनिस्ट विद पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है इनकी। मतलब ये हमें याद रखना है, क्लासिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि नॉन सेलेक्टिव कौन से हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात कर ली नॉन सेलेक्टिव हमारे पास पेनोलोल है, टाइमोलोल है, नेडोलोल है। सेलेक्टिव हमने देख लिया कौन से हैं। ठीक है, और उसके बाद अब पिंडोलोल एंड एस्ब्यूटोलोल जो है वो एंटागोनिस्ट है, लेकिन इनकी पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, सिम्पैथोमाइमेटिक हैं थोड़े बहुत ना, इंट्रिंसिक एक्टिविटी है इनकी सिम्पैथोमाइमेटिक। लेबिटोलोल एंड कार्बिडोलोल जो है बेसिकली अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं, अल्फा और बीटा ब्लॉकर है। ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन जो है वो कर रहे होते हैं बीटा और अल्फा। जो देख सारी बात है, जब अल्फा है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होता है, जब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो वेजोडाइलेशन होगी, और बीटा को भी ब्लॉक कर रहा है तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो रही है, डिक्रीज बीपी कर रहा है। और कार्बिडोलोल जो है लिपिड पेरोक्सीडेशन जो है उसको भी डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और लेबिटोलोल जो है हमारे पास, ये दो ड्रग्स हैं, याद रखिएगा, लेबिटोलोल एंड मिथाइल डोपा। दीज टू ड्रग्स आर यूज इन प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, जेस्टेशन हाइपरटेंशन में यूज हो रही होती हैं, और मिथाइल डोपा बहुत जा रही होती है, लेकिन मिथाइल डोपा की रिप्लेसमेंट में लेबिटोलोल जा सकती है। लेबिटोलोल यूज्ड इन एल्डरली ब्लैक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। ठीक है, लेबिटोलोल अल्टरनेटिव हो सकते हैं टू मिथाइल डोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जो जेस्टेशन हाइपरटेंशन होती है उसमें लेबिटोलोल कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू मिथाइल डोपा। ड्रग्स अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक, देयर आर 3 ड्रग्स जो अफेक्ट कर रही होती है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक को। इसमें रेजरपिन है, बेसिकली क्या करती है, मैग्नीशियम एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटेकोलामीन साइटोप्लाज्म से स्टोरेज वेसिकल का जो उसका ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देती है। बेसिकली ऐसा होगा अगर साइटोप्लाज्म से स्टोरेज वेसिकल में जा नहीं रहा, वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया है, ट्रांसपोर्टर ही उसने ब्लॉक कर दिया है, तो कैटेकोलामीन्स बेसिकली जब स्टोरेज वेसिकल में नहीं जाएंगे तो रिलीज ही नहीं होंगे, रिलीज ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो उनका इफेक्ट है वो शो नहीं करेंगे, तो इसलिए ये हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ होगा। लेकिन सारी बात है, हमें बहुत से ऐसे ड्रग्स जो यूज़ हो रही थी, हम जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह थ्रेटिकल है, आई डोंट थिंक सो कि रेज़रपिन हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, लेकिन ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इनका ये इफेक्ट है। ठीक है, कि ये उसको जब ब्लॉक कर देगी तो वो स्टोरेज वेसिकल तक ही नहीं पहुंच पा रही कैटेकोलामीन्स। और जो गुआनिथिलीन है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये नोरेपेनेफ्रिन के रिलीज को ही ब्लॉक कर रहा है, मतलब उसने पहले ब्लॉक कर दिया, स्टोरेज वेसिकल में ही नहीं उसने आने दिया। जो रेजरपिन है स्टोरेज वेसिकल में आएगा देन रिलीज होगा, वो स्टोरेज वेसिकल में ही नहीं आया, तो इस तरह से उसने जो है वो कैटेकोलामीन्स जो है उसके रिलीज को ब्लॉक किया कि स्टोरेज वेसिकल में ही नहीं आने दिया। और जो सेकंड वाला है गुआनिथिलीन, इसने क्या किया, स्टोरेज वेसिकल में तो है पहले, लेकिन इसने स्टोरेज वेसिकल से जो उसका रिलीज है उसको ब्लॉक कर दिया। तो दोनों केस में क्या होगा, गुआनिथिलीन भी और रेजरपिन दोनों ये क्या कर रही हैं कि जो कैटेकोलामीन्स का रिलीज है अल्टीमेटली उसको कम कर रही हैं, जिसकी वजह से नोरेपेनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जब रिलीज ही कम होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह ये सब चीज़ें कम होंगी। ठीक है, इस तरह से ये जो ड्रग्स हैं अफेक्ट कर रही होती हैं अल्टीमेट रिस्पॉन्स के जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। और साइड इफेक्ट इसका ये है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है, इम्पेयर मेल सेक्सुअल फंक्शन। ये साइड इफेक्ट इनके ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन इसीलिए हैं, जो मैंने आपको बताया, जब कैटेकोलामीन्स को रिलीज ही नहीं होने दे रहे तो जो बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन है वो नहीं होगी और अल्टीमेटली ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन की तरफ जाएगा। अब इनका साइड इफेक्ट कुछ ऐसा है, इम्पेयर मेल सेक्सुअल फंक्शन। अब इस वजह से ये ड्रग्स तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, कुछ साइड इफेक्ट ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप उस ड्रग की तरफ नहीं जाते। और कोकेन जो है बेसिकली क्या, हाईली एडिक्टिव होती है, बेसिकली ये अब रिवर्स काम करी है कोकेन। ये क्या करी है, रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामीन्स को ब्लॉक करी है, यानी कि एक दफ़ा वो रिलीज हो गया, अब उसने रीअपटेक होना है, रीअपटेक होना उसको ब्लॉक करी है। जब रीअपटेक को ब्लॉक करेगी अल्टीमेटली जो कंसंट्रेशन होगी कैटेकोलामीन्स की वो इंक्रीज कर जाएगी। अल्टीमेटली फिर क्या होगा, प्रोलॉन्ग द सीएनएस एंड पेरिफेरल एक्शन ऑफ दीज मोनोमाइंस। जो सीएनएस और पेरिफेरल एक्शन है इन मोनोमाइंस के, वो जो है ना उसको
जो है प्रोलॉन्ग कर देंगे, बिकॉज ये जो है उसके रीअपटेक को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स इन ब्रेन प्लेयर, तो जो है ना उस इफेक्ट्स को भी ये ब्लॉक इंक्रीज कर रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है। मतलब ये रिवर्सिबल इफेक्ट है ऊपर वाले दोनों से। वो दोनों जो है बेसिकली कैटेकोलामिन्स के रिलीज को होने ही नहीं दे रहे, ब्लॉक कर रहे हैं। और जो कोकेन है बेसिकली वो उसको जो है ना रीअपटेक को ब्लॉक करके उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर रहा है कैटेकोलामिन्स को, ठीक है। इस तरह से ये हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर जो ड्रग्स अफेक्ट करी उनको देख लिया और बीटा ब्लॉकर्स को देख लिया, ठीक है। टुडे वी कंप्लीटेड आवर एएनएस, ठीक है। मेरे लास्ट लेक्चर्स देख लीजिएगा, बीटा एगोनिस्ट हैं, अल्फा एगोनिस्ट हैं, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स हैं और एवरीथिंग जो आपको, अगर कोई आपका सजेशन है, कोई नया टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं तो काइंडली सजेस्ट मी। मैं एक दो ओपिनियंस मुझे आ चुकी हैं, मैं फिर आप लोगों की भी फर्दर ओपिनियंस ले लूँगी और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज़ यू पीपल। तो अगर अच्छी लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई वांट कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो उसे सुने, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।